गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमें बताइएगा कि आवाज आ रहा है कि नहीं। अब आवाज आ रहा है सभी लोगों को? क्या हमारा आवाज आ रहा है? अमरजीत, आकांक्षा, अमित, मनीष, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सबसे पहले तो तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि टेक्निकल इश्यू सॉल्व हो चुका है, इसलिए हम कंटिन्यू शुरू हो गए। क्या हमारी आप आवाज सुन पा रहे हैं? अमरजीत, आकांक्षा, अमित, सीबी यादव, विक्रम, ठीक है ठीक है, अब आवाज आ रही है। आइए हम आज शुरुआत करने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी की। आज का जो हमारा सिलेबस होगा वो भले ही थोड़ा सा छोटा कर देंगे, लेकिन हम एक एक बात को समझते हुए चलेंगे। जैव प्रौद्योगिकी एक कठिन हम मानते हैं कि टॉपिक है, क्योंकि इसमें कई सारे टेक्निकल पॉइंट हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करने की, जीरो से शुरुआत करने की। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं हम आज के क्लासेस की। शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लासेस की। जैव प्रौद्योगिकी में पीटी से 1 से 2 सवाल तो होता ही है, बट मेंस में भी 1 से 2 क्वेश्चन इससे रहेंगे ही। और कोशिश करेंगे कि जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हमने कवर किया है, वैसे जैव प्रौद्योगिकी कवर हो जाए, ताकि कोई भी डाउट जैव प्रौद्योगिकी में ना रहे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले शब्दावली से। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं शब्दावली से, और सबसे पहला शब्द समझते हैं जिन। ये जो जिन है पूरे जिनेटिक्स का आधार है, पूरे जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का आधार है। पूरा का पूरा जो खेल है बायोटेक्नोलॉजी का, वो जिन पर आधारित है। और जिन क्या है, इसे मैंने जनरल साइंस में समझाया था, लेकिन हम फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिन डीएनए की वह न्यूनतम लंबाई है जो किसी न किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होती है। जिन डीएनए की वो न्यूनतम लंबाई जो किसी न किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होती है। जैसे अगर हम बात करें तो ये डीएनए होता है हमारी बॉडी में। डीएनए क्या है उस पर भी हम आएंगे, पर एक न्यूनतम लंबाई जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होगी, एक न्यूनतम लंबाई जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होती है, हम कहेंगे कि उस न्यूनतम लंबाई को बायोलॉजी में या साइंस की दुनिया में जिन कहते हैं। हमारे मानव शरीर में कितने जिन हैं, कौन से जिन हैं, कैसे जिन हैं, हम इसे मानव जीनोम परियोजना में पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ते हैं। पर हमारी बॉडी जो आप देख पाते हैं, जैसे रंग, ऊंचाई, बालों का शेप, घुंघराले हैं या सीधे बाल हैं, आंखों का रंग, इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर विकसित होने वाले सारे लक्षण इन्हीं जिन का परिणाम है। वास्तव में इस जिन के बारे में पहली बार मेंडल साहब ने जानकारी के रूप में समझाया था, लेकिन वो बता नहीं पाए कि यह जिन होता है, क्योंकि उस जमाने में इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने अपने थ्योरी में कारक शब्द का उपयोग किया है। कारक शब्द का उपयोग किया है। तो हम कहेंगे कि जिन क्या है, डीएनए की वो न्यूनतम इकाई जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होती है। और माता पिता से हमारे अंदर जो लक्षण आए वो इन्हीं जिन के द्वारा आए हैं। फिर डीएनए क्या होता है? तो डीएनए को हम कह सकते हैं कि ये जिन का समूह है। डीएनए कोई और नहीं, जिन का समूह है। पर इसे समझते हैं, हमारी बॉडी बनी है करोड़ों कोशिकाओं से। हर कोशिका के अंदर होता है एक केंद्रक, न्यूक्लियस। इस केंद्रक के अंदर होती है धागेनुमा संरचना। इस धागेनुमा संरचना को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है गुणसूत्र, गुणों का धागा। हमारे हिंदी भाषा में सूत्र मतलब धागा, तो गुणों का धागा गुणसूत्र। और इस गुणसूत्र की जो खासियत है कि ये गुणसूत्र जब खोल कर देखेंगे तो गुणसूत्र वास्तव में कोई संरचना नहीं है, डीएनए ही है, जो बहुत बड़ा था, जिसे हमने फोल्ड करके रख दिया। तो जब मान लो इतना लंबा डीएनए है और इतनी सी कोशिका है, तो हमने उसको फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया और उसकी पैकिंग प्रोटीन से कर दी। जब इस डीएनए को प्रोटीन से पैक कर देते हैं तो वो संरचना गुणसूत्र कहलाती है। तो आप अगर उस गुणसूत्र को खोलेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसे हम नाम देंगे डीएनए। और हमारी बॉडी में इनका जो नंबर होता है गुणसूत्रों का समान होगा सभी में। मानव के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 है,
इसे हम पढ़ते हैं 23 जोड़ी। 23 जोड़ी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें से एक हिस्सा माता से आया है और दूसरा हिस्सा पिता से आया है। एक हिस्सा माता से आया है और दूसरा हिस्सा पिता से आया है, इसलिए 23 जोड़ी हर कोई जोड़ी में है। एक माता ने एक पिता ने दिया पहली जोड़ी, फिर एक माता ने एक पिता ने दिया दूसरी जोड़ी, ऐसी 23 जोड़ियां हमारे पास धागे की है और प्रत्येक जीव में इनकी संख्या निश्चित है। मानव में अगर ये 46 है तो 46 इस दुनिया के सभी मानव में होंगे और अगर इनका नंबर कम ज्यादा हो जाए तो मानव की बहुत सारी संरचनाओं में बदलाव आ जाता है। जैसे कि गेहूं में 42 गुणसूत्र है, 42 गुणसूत्र है मतलब 21 जोड़ी। चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र है मतलब 24 जोड़ी। तो इनका नंबर हर जीव में निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। तो गुणसूत्र प्रत्येक जीव में इनकी संख्या निश्चित होती है। केंद्रक में मिलने वाली धागेनुमा संरचना जो लक्षणों के लिए जिम्मेदार होती है। मानव के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। मानव के अंदर जो गुणसूत्र है उन्हें दो भागों में बांटते हैं। एक तो है आटोसोम्स और आटोसोम्स का मतलब हम कहेंगे कि कायिक गुणसूत्र और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स लिंग गुणसूत्र। हमारे मानव में जो शरीर का निर्धारण करते हैं कि हमारा शरीर कितना ऊंचा होगा, किस कलर का होगा, यह सारा डिसीजन इनके द्वारा किया जाता है और यह हमारे मानव में 22 जोड़ी हैं। 22 जोड़ी मतलब 44 हैं और हमारे मानव में आखिरी की जो जोड़ी है वो तय करती है कि लड़का होगा या लड़की, इसलिए उस आखिरी के जोड़ी को हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र, जो पुरुषों में इस आकृति का होता है और महिलाओं में इस आकृति का होता है और इसी से तय होता है कि लड़का होगा या लड़की। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। हम समझना चाह रहे हैं शब्दावली को कि एक लिंग गुणसूत्र मतलब जो लिंग निर्धारित करेगा, कायिक गुणसूत्र मतलब जो पूरा शरीर बनाएगा, शरीर में कैसे लक्षण आएंगे ये कायिक गुणसूत्र तय करता है। आगे बढ़ने से पहले लाल लालियों के डाउट देख लेते हैं। बिल्कुल अगर मानव गुणसूत्र ज्यादा हो गए तो सुपर मानव हो जाएगा। बिल्कुल लाइव क्लास सो दैट वॉचिंग रिकॉर्डेड। कोई बात नहीं राहुल। आटोसोम्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो गुणसूत्र हैं यही सब कुछ तय करेंगे, लेकिन आज एक सवाल का जवाब। जैसे किताबों में लिख दिया जाता है कि मानव के 12वें नंबर का गुणसूत्र, मानव के 5वें नंबर का गुणसूत्र, तो क्या ऊपर वाले ने नंबर डालकर भेजे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये नंबर कैसे तय किए वैज्ञानिकों ने? समझना, जब हम गुणसूत्रों को घटती हुई लंबाई के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं, जब हम गुणसूत्रों को घटती हुई लंबाई के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं, तो प्राप्त होने वाला यह चित्र कहलाता है कैरियोटाइप। प्राप्त होने वाला यह चित्र कहलाता है कैरियोटाइप। जब गुणसूत्रों को घटती हुई लंबाई के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं तो इसे कैरियोटाइप कहा जाता है। और जो वैज्ञानिक या किताब वाले आपसे कह देंगे कि 5वें नंबर का गुणसूत्र, तो आप अपने दिमाग से क्या कहेंगे? जब गुणसूत्रों को घटती हुई लंबाई के आधार पर क्रमबद्ध करते होंगे तो जो 5वें नंबर पर आता होगा उसे कहेंगे 5वां गुणसूत्र। जैसे मैंने कहा कि लिंग गुणसूत्र, तो 23वीं जोड़ी मतलब जो अरेंजमेंट करते हो तो आखिरी की जो जोड़ी होती है उसके डिजाइन से ही पता चल जाएगा कि लड़का होगा कि लड़की, और इसी का उपयोग करके भारतीय लोगों ने लिंग परीक्षण शुरू कर दिए थे। तो ये जो लंबाई के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं, इस लंबाई के आधार पर क्रमबद्ध करने पर जो चित्र प्राप्त होता है उसे कैरियोटाइप कहा जाता है। क्या ये कैरियोटाइप शब्द समझ में आ गया है? तो अब मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि एक मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, और आज हम सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं।
उसी के बेस पर आगे बढ़ते चलेंगे। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते चलेंगे। बिल्कुल, ये साइज के आधार पर नंबर दिया जाता है, साइज के आधार पर नंबर दिया जाता है। अब हम मेरी बात पर ध्यान देना, एक पुरुष की अगर हम कल्पना करें तो एक पुरुष जो अगली पीढ़ी बनाने में सक्षम है, ऐसे पुरुष के शरीर में बनता है शुक्राणु। शुक्राणु, शुक्राणु का मतलब अंग्रेजी में हम इसे कहेंगे स्पर्म। ये वो कोशिका है जो अगली पीढ़ी बनाने की क्षमता रखती है और मानव के अंदर गुणसूत्र 46 होते हैं और इस शुक्राणु के अंदर जो केंद्रक होगा उसमें गुणसूत्र 23 होंगे, आधे होंगे। और एक महिला जो अगली पीढ़ी बनाने की क्षमता रखती है वह, उसकी बॉडी में भी 46 गुणसूत्र थे, लेकिन वो बनाएगी ओवम नामक संरचना, अंडाणु नामक संरचना, अंडाणु नामक संरचना जिसके अंदर जो केंद्रक होगा उसमें भी 23 गुणसूत्र होंगे। तो जब भी कोई पुरुष या महिला अगली पीढ़ी बनाती है तो उसके शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। ऐसी विशिष्ट कोशिका पुरुष में स्पर्म, शुक्राणु के नाम से जानी जाती है और ऐसी विशिष्ट कोशिका महिला में अंडाणु के नाम से जानी जाती है। यदि पुरुष और महिला में लैंगिक संबंध स्थापित होते हैं और ये अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने के कारण जब शुक्राणु किसी अंडाणु के अंदर अपना न्यूक्लियस डाल देगा तो जो संरचना बनेगी उसमें 23 और 23 46 गुणसूत्र बनेंगे। इसको नाम देंगे युग्मनज, जाइगोट। इसे नाम देंगे युग्मनज, जाइगोट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी मानव जब अगली पीढ़ी बनाना चाहता है तो पुरुष और महिला के अंडाणु और शुक्राणु, ये महत्वपूर्ण है। पुरुष और महिला के अंडाणु शुक्राणु, मैं रिपीट कर दूं, एक कोशिका है, कोई अंग नहीं है, एक कोशिका है। इन कोशिकाओं के जुड़ने से एक ऐसी कोशिका बनेगी जिसे युग्मनज कहते हैं और शुक्राणु का अंडाणु से मिलना निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब इस युग्मनज में लगातार विभाजन होगा, इस युग्मनज में लगातार विभाजन होगा और लगातार विभाजन के बाद बहुत सी कोशिकाएं बनेगी और फाइनली इससे एक मानव के बच्चे का निर्माण होगा 9 महीने में। तो हम कहेंगे कि एक मानव का जन्म होगा। तो क्या आप कहानी के रूप में समझ गए कि ये गुणसूत्रों का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है? मानव में पुरुष और महिला एक विशिष्ट कोशिका बनाती है जिसमें गुणसूत्र आधे होते हैं और इन दोनों के मिलने से एक युग्मनज, जाइगोट जैसी संरचना बनती है। यह किसी भी मानव की उत्पत्ति की पहली कोशिका है जिसमें लगातार विभाजन होगा और फिर लगातार विकास होगा और उससे एक मानव का बच्चा जन्म लेगा 9 महीनों के भीतर। अब हम यहां समझना यह चाहते हैं कि ये जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, पर उससे पहले मैं आगे डाउट देख लेता हूं आप लोगों के। ये जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? जुड़वा शुक्राणु बनने वाले नरपत, शुक्राणु बनाने वाली टेस्टिस शरीर से बाहर इसलिए मिलती हैं क्योंकि शुक्राणु के विकास के लिए थोड़ा कम तापमान की आवश्यकता होती है। पर आप अभी उस पर गौर मत करना, वो अलग कंसेप्ट है, ये अलग कंसेप्ट है, वो हम प्रजनन तंत्र में पढ़ाएंगे जब जनरल साइंस पढ़ाएंगे। पर अभी मैं जो बताना चाह रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी में कि जुड़वा बच्चों का जन्म कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि इस दुनिया में जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के हैं। इस दुनिया में जुड़वा बच्चे 2 प्रकार के हैं। एक है एक युग्मनज जुड़वा, एक युग्मनज जुड़वा, एक युग्मनज जुड़वा और एक है द्वियुग्मनज जुड़वा, द्वियुग्मनज जुड़वा। आप समझना, एक है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और एक है डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो एक युग्मनज जुड़वा और दूसरा है द्वियुग्मनज जुड़वा। समझते चलिएगा प्लीज। अब थोड़ा सा डाउट ना पूछिएगा, मैं पहले समझाना जो चाह रहा हूं उस पर गौर करिएगा।
एक युग्मनज जुड़वा। देखो, ये जो पुरुष का शुक्राणु है और ये जो मादा का अंडाणु है, इनके मिलने से बनेगा युग्मनज, और युग्मनज में होगा विभाजन। युग्मनज में होगा विभाजन। एक से बनेगी 2 कोशिका और 2 से बनेगी 4 कोशिका और 4 से बनेगी 8 कोशिका, 8 से बनेगी 16 कोशिका और ऐसी बहुत सारी कोशिकाओं का यहां निर्माण होगा। यहां मैं एक और बात आप लोगों को समझा दूं कि मानव के अंदर जब लगातार विभाजन होता है युग्मनज में, तो लगभग 512 या 1024 कोशिका तक की अवस्था, जब तक कि एक गेंदनुमा संरचना है, इसकी प्रत्येक कोशिका टोटीपोटेंट कोशिका होती है। टोटीपोटेंट का मतलब ऐसी कोशिका जो पूरे शरीर का निर्माण करने की ताकत रखती है, टोटीपोटेंट कोशिका कहलाती हैं। जैसे कि ये जो युग्मनज है ये पूरा शरीर बना सकता है, तो ऐसा ये नहीं, ये भी दोनों कोशिकाएं पूरा शरीर बना सकती है चारों, और ऐसी 1024 कोशिका, या जब तक कि यह गेंदनुमा संरचना है, इसकी प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण मानव बना सकती है। तो कभी कभी किसी महिला के द्वारा जब गर्भ धारण किया जाता है, तो किन्हीं कारणों से, वो कारण कई सारे हो सकते हैं, ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं। अगर ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से अलग अलग हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में इनसे 2 बच्चों का जन्म होगा और दोनों बच्चे हमशक्ल होंगे। हमशक्ल होंगे, हमशक्ल का मतलब रंग, रूप, ऊंचाई, सब कुछ इनका समान होगा। कल्पना करो कि वो 4 कोशिकाएं अलग हो जाती किसी कारण से, तो वहां 4 बच्चों का जन्म होता और वो चारों के चारों हमशक्ल होते। हमशक्ल का मतलब रंग रूप से लेकर सारी बातें समान होती। चारों के चारों एक ही जैसे दिखते। पर आप लोग एक बात ध्यान से सुनना, ये चारों या तो लड़के होंगे या चारों लड़कियां होगी। इस प्रकार के जुड़वा में हमेशा उनके लिंग समान होंगे। इस प्रकार के जुड़वा में उनका रंग रूप समान होगा। इस प्रकार के जुड़वा आइडेंटिकल जुड़वा होंगे, जिन्हें आपने राम श्याम, सीता गीता या किसी मूवी में देखा होगा। ये वो जुड़वा हैं जहां दोनों लड़के या दोनों लड़कियां ही होगी। पर इस प्रकार के जुड़वा कभी एक लड़का एक लड़की नहीं हो सकते। इस प्रकार के जुड़वा, अभी एक और जुड़वा बाकी है, पर इस प्रकार के जुड़वा। पर यहां मैं एक और बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कभी कभी ये दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाती और वह कहीं ना कहीं जुड़ी रहती हैं, और जब इनका विकास होता है तो 2 बच्चों का जन्म जरूर होता है, लेकिन वो दोनों बच्चे शरीर के किसी न किसी अंग से जुड़े रह जाते हैं। इस घटना को नाम देते हैं सीमेज। इस घटना को नाम देते हैं सीमेज। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एक जाइगोट की 2 कोशिकाएं बनी और दोनों एक दूसरे से अलग हो गई, तो वहां 2 बच्चों का जन्म होगा। इसे हमशक्ल जुड़वा कहेंगे। 4 कोशिकाएं, जैसे केरल में एक महिला को 4 लड़कियों का जन्म हुआ था, तो वो चारों कोशिकाएं अलग हुई होगी और 4 बच्चियों का जन्म हुआ होगा। पर कभी कभी कोशिकाएं पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाई, तो 2 बच्चों का जन्म होगा, लेकिन वह दोनों बच्चे एक दूसरे से शरीर के किसी अंग से जुड़े रहेंगे। जैसे कई बार आपने खबरों में सुना होगा, इन्हें सीमेज कहते हैं। और सीमेज हमेशा दोनों के दोनों लड़के होंगे या दोनों की दोनों लड़कियां होगी, पर सीमेज में कोई एक लड़का और एक लड़की नहीं होते। इस प्रकार के जुड़वा में एक लड़का और एक लड़की कभी नहीं होंगे, दोनों या तो लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होगी। अभी हम देखेंगे नरपद, अभी हम देखेंगे कि ट्रांसजेंडर बच्चों के होने का कारण, सारी चीजें हम बताएंगे। लेकिन अभी जीवन प्रारंभ हुआ है, आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करा करो प्लीज। मैं बार बार आप लोगों को समझा चुका हूं, जो मैं पहले समझा रहा हूं उसे समझ तो लो।
बाकी ट्रांसजेंडर कैसे होते हैं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर इतने प्रश्न खड़े हैं कि कोई जवाब दिलने वाला मिल जाए तो तुम पकड़कर 2-4 दिन तक सवाल पूछ लोगे। पर मेरे लालो लालियो, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस पर गौर कर लो। पहले सीख तो लेते हैं, फिर सवाल खड़ा करेंगे। पर किस पर सवाल? जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसमें प्रॉब्लम हो तो देखेंगे ना। ट्रांसजेंडर कैसे होते हैं, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। ना हम यहां से समाप्त होने वाले ना तुम, तो हमारी मुलाकातें होगी, सवालों के जवाब फिर मिलेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी में कोई डाउट नहीं रहने दिया तो यहां भी नहीं रहने देंगे। पर आप थोड़ा शांति से सवालों को अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सुनते और पूछते चलिए। अब बात आती है डाइजाइगोटिक ट्विंस की, द्वियुग्मनज जुड़वा की। द्वियुग्मनज जुड़वा की कभी कभी किसी महिला में, द्वियुग्मनज जुड़वा की कभी कभी किसी महिला में एक साथ 2 अंडाणु बन जाते हैं। कभी कभी किसी महिला में ऐसा क्यों हुआ, बायोलॉजी में भी आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सामान्यतः एक महिला में एक या बार में एक अंडाणु बनता है, लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है कि एक बार में 2 अंडाणु बन गए। अब 2 अंडाणु बन गए और उसी समय पुरुष महिला में लैंगिक संबंध स्थापित हो गए, तो उस परिस्थिति में उस अंडाणु को उस शुक्राणु ने निषेचित किया, दूसरे अंडाणु को भी निषेचित किया, और यहां पर एक साथ 2 जाइगोट बन गए, 2 युग्मनज बन गए, और इन दोनों युग्मनज से लगातार विकसित होते हुए 2 बच्चों का विकास हुआ। पर मैं रिपीट कर दूं, ये हमशक्ल नहीं है, क्योंकि इनके निर्माण में 2 अंडाणु और 2 शुक्राणु अलग अलग थे। उनके निर्माण में वही अंडाणु, वही शुक्राणु, वही गुणसूत्र, बस 2 कोशिकाएं बनी और 2 अलग अलग बच्चे बने, तो हमशक्ल थे। लेकिन ये हमशक्ल नहीं है, ये भाई भाई हो सकते हैं, ये बहन बहन हो सकती हैं, ये भाई बहन भी हो सकती हैं, यह एक लड़का और एक लड़की भी हो सकता है, ये एक लड़का और एक लड़की भी हो सकता है। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर आपको दोनों के दोनों लड़के मिले, दोनों लड़कियां मिले, दोनों एक लड़का एक लड़की मिले, लेकिन ये हमशक्ल नहीं होंगे। हां, ये एक ही साथ जन्म लेंगे, इसलिए इनको हमशक्ल जरूर कह देंगे, जुड़वा कह देंगे, सॉरी, इन्हें जुड़वा जरूर कहेंगे, लेकिन हमशक्ल जुड़वा नहीं कहेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़कर जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हम किसी मानव को पहचानते हैं फिंगरप्रिंट से, आंखों की पुतलियों से, बहुत ज्यादा गहराई में चले जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंट से। पर हमशक्ल जुड़वा में तो दोनों के अंदर डीएनए सेम है। आप उन दोनों को बायोलॉजिकली कैसे पहचानोगे, कैसे बताओगे कि ये राम है बायोलॉजिकली और ये श्याम है बायोलॉजिकली? ऐसी गंदे आंसर नहीं देंगे, एक की मूंछ होगी एक की मूंछ नहीं होगी, एक के बाल लंबे होंगे एक के बाल छोटे होंगे, ऐसी बात नहीं कर रहे हम। बायोलॉजिकली कोर्ट में प्रूफ करना है कि ये हमशक्ल में ये राम है और ये श्याम है। कैसे प्रूफ करोगे, ये आपको ढूंढना है। अब मेरे सवालों के बाद मैं एक और बात आपको बता दूं, कई सिनेमा में ये बताने की कोशिश की गई है, कई सिनेमा में कोशिश की गई है कि बहुत अति कर दी है कि एक ने हाथ उठाया तो दूसरे का हाथ उठ गया। इतनी भी अतिशयोक्ति नहीं होती। हां, लेकिन यह सत्य है कि एक ही साथ माता के गर्भ में रहने के कारण इनके मध्य में भावनात्मक जुड़ाव बहुत प्रबल होता है। अगर एक दुखी है तो दूसरा खुश नहीं रह सकता, और अगर एक खुश है तो दूसरा दुखी नहीं रह सकता। एक सिंपल सी बात, तो ये अटैचमेंट इमोशनल बहुत ज्यादा होता है। उसका रीजन है हमारे उन लोगों के साथ भावनात्मक संबंध प्रबल हैं जिनके साथ हमारे भौतिक स्पर्श है ज्यादा। जैसे माता के साथ हमारे इमोशनल रिलेशन ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ हमारे भौतिक स्पर्श ज्यादा थे, और जिनके साथ भौतिक स्पर्श ज्यादा होते हैं वहां भावनात्मक संबंध प्रबल होते हैं। इसलिए ये जो जुड़वा होंगे वो कोई भी हो, वह एक दूसरे से भावनात्मक रूप से तो जुड़े रहेंगे। तो जुड़वा 2 प्रकार के हो गए। एक हो गए एक युग्मनज जुड़वा, जो हमशक्ल जुड़वा है। इन्हें कैसे पहचानेंगे आपको बताना है।
इन्हें तो डीएनए फिंगरप्रिंट से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों बिल्कुल अलग अलग है रंग रूप में, सब में। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये कोई अलग अलग नहीं होंगे। तो ये एक युग्मनज और द्वियुग्मनज, क्योंकि आज हमारी क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यू भी आ गया था, इसलिए क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। पर निश्चित ही कल हमारी जो क्लास 8 से 9 में होगी वो कंटिन्यूअसली जैसे चलता है वैसे पैटर्न में होगी। कोशिश होगी कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अगली बार नहीं आए। पर प्लीज आप शेयर लाइक जरूर करते चलिएगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में मैं इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी कवर कराना चाहता हूं कि दूर दूर तक भी किसी नॉन बायोलॉजी वाले बच्चे को भी दुख ना रहे। मुझे उम्मीद है कि आज की बात पूरी तरह से क्लियर हुई होगी। आप इसको रिवाइज करते चलिएगा, आप इसको रिवाइज करते चलिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। ब्लड ग्रुप रामजी सिंह, ब्लड ग्रुप का ये लिए हमने एक अलग से क्लास लिया है। ब्लड ग्रुप को मैंने समझाया है बिल्कुल अलग से जेनेटिक्स के रूप में। आप हमारा एक मैराथन क्लास जनरल साइंस का हुआ था, उसे कवर कर लीजिएगा, ब्लड ग्रुप समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चर्चाएं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे मैटरनल इफेक्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फिर क्लोनिंग, 3 पेरेंट्स बेबी, सभी कंसेप्ट को समझाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। बाय, थैंक यू, गुड नाइट।